बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जनाब, आज मरीम नवाज़ ने बहुत बड़े करप्शन स्कैंडल की तरफ इशारा किया। इस करप्शन स्कैंडल के ताने बाने बुशरा बीबी खातून अव्वल की तरफ जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे मारूफ एंकर पर्सन मुईद पीरजादा ने मुन्ने के अब्बा वाला ट्वीट क्यों डिलीट किया। तीसरा, आज इमरान खान साहब की कुछ सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई जिसमें बहुत अहम बात सामने आई, इस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे, आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ जो कि पीर तक मुलतवी हो गया। अपोजिशन के वो 3 लोग कौन थे जो आज गैर हाजिर हुए। हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मैं समझता हूँ ये सारी स्टोरीज़ बहुत ही बम्बास्टिक किस्म की स्टोरीज़ हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मरीम नवाज साहिबा का एक क्लिप सुनवाती हूँ। अच्छा, पूरी बात मैं करने लगी हूँ कि मैं ये बात आपको बता दूं कि इसका इक़्तिदार अभी गया नहीं है, जाने वाला है। मैं आपको बता दूं कि इसकी चोरी के, डाके के जितने भी होशरुबा दास्तानें खुलेंगी, लोग अपने कानों को हाथ लगाएंगे। वो लाहौर की एक खातून फरा, सारी दुनिया जानती है लेकिन के नाम किसी ने नहीं लिया, मैं नाम ले रही हूँ। वो फरा जो है उसके भी ताने बाने सारे बनी गाला से मिलते हैं और जादू टोने से मिलते हैं। कोई पोस्टिंग, कोई ट्रांसफर, कोई तब्दीली, कुछ भी करोड़ों रुपए से कम रिश्वत में नहीं होता। और वो ताने बाने सारे इमरान खान के घर से मिलते हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वो सबूतों की भरमार आप मीडिया पर देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज हमने देखा कि पहली दफ़ा उन्होंने नाम लिया। हाँ, नाम लिया है और पहली दफ़ा नाम लिया है और ये बहुत बड़े स्कैंडल की तरफ उन्होंने इशारा किया है। और जाहिर है ये वही फ़रा साहबा हैं, इधर थोड़ा सा बैकग्राउंड खैर पता है हमारे व्यूअर्स को, लेकिन ये वही फ़रा साहबा हैं जिनके घर में इमरान खान साहब का निकाह हुआ था बुशरा बीबी साहबा के साथ, खातून अव्वल के साथ। और ये उनकी सहेली हैं बुशरा बीबी साहबा की। और कुछ जो है ना कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पे हमने ये भी देखा, कुछ चीज़ें, कुछ बातें सामने आईं कि फ़रा साहबा उनकी कहा गया कि ये बुशरा बीबी साहबा की फ्रंट वूमन हैं। और इस तरीके से ये सारी सूरत हाल सामने आई कि जनाब ये इस तरह से वो बहुत सारी उनका वो कहा गया इल्ज़ाम मुबैना तौर पे कि जी वो ये इनकी बिहाफ पर वो लेती हैं। तो ये आज तो बहुत कुछ क्लियर का ज़ाहिर है। मरीम नवाज़ साहबा कह रही हैं कि ऐसे सबूत सामने आएंगे कि आप कानों को हाथ लगाएंगे। और फिर उसके अच्छा, फिर एक बात और भी है, अगले आपके क्वेश्चन से पहले मैं ये भी कर लूँ कि कुछ अरसा पहले ये भी खबर आई थी, 24 न्यूज़ ने गालिबन दी थी कि ये लोग अमेरिका के लिए उड़ान भर गए हैं या भरने के लिए तैयार हैं, जमील गुजर साहब भी और फ़रा साहबा भी और लोग। मेरा ख्याल है अगर इस तरह की जो सूरत हाल है ना, जो कह रहे थे कि ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स के लिए बड़ा पैसे ले रहे हैं और करोड़ों अरबों रुपए बना लिए हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता यहाँ पे वो रह पाएंगे, वो फिर वहीं पे उड़ जाएंगे। और ये सारी जो बड़ी सितम ज़रीफ़ी है। वैसे इसी से रिलेटेड मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक ट्वीट भी है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। सब स्कैंडल्स का बाप है ये स्कैंडल जिसके ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं। सिर्फ पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स के लिए ली गई रिश्वत में 6 अरब से ज़्यादा कमाया। आइंदा दिनों में होश उड़ा देने वाले सबूत सामने आएंगे इंशाल्लाह। हाँ, ये मरीम नवाज़ साहबा ने एक सहाफ़ी के ट्वीट के जवाब में किया, उनको टैग करके। और साथ ही तो मतलब जिसकी मर्जी आई जितनी उतनी लूट मार। जी, अंधाधुंध लूट मार। भाई की वजह क्या है? इक़्तिदार तो आनी जानी चीज़ है। इक़्तिदार तो आज है कल नहीं है, तो लोग क्यों नहीं जाना चाहते? खान साहब क्यों कुर्सी को इतना पक्के मजबूती से पकड़े हुए हैं? हालांकि उनको पता है कि अगर वो तो चाहते तो आज से 10 दिन पहले ये वोटिंग हो जाती। वो तो एक बात मैं अपने व्यूवर्स की मेमोरी के लिए, कि जो व्यूवर्स हमसे भी पूछा करते थे, अरे ना जी ना, कोई नहीं है कि इनका तो इनमें तो वो तिलों में तेल ही नहीं है कि ये जो है ना तहरीक अदम एतमाद ला सकें। अच्छा, फिर उसके बाद तहरीक अदम एतमाद का ऐलान हो गया।
फिर लोगों ने कहा वही हमने तो कहा था कि ये तो क्या, तो फिर उसके ना जी ना, फिर देर हो गई ना जी ना, ऐलान तो कर बैठे हैं लेकिन अब ये जमा नहीं करवाएंगे। आप ये देखना, इनके पास लोग पूरे हैं ही नहीं। वो आपको पता है शेख रशीद साहब, वो जो शुरलियाँ छोड़ने के माहिर हैं, वो बार बार डेस्क बजाते थे, मुक्के मारते थे डेस्क पे, 172 अपोजिशन ने लाने हैं, इनके पास है ही कोई नहीं। अच्छा, फिर वो उसके बाद उन्होंने जमा करवा दी। अब जब जमा करवा दी तो इनको जो है ना पसीना छूट गया। इन्होंने कहा भी, फिर उसके बाद फिर जो है ना ये दूसरे पैंतरे बदलने लगे। तो फिर अब वो मज़ीद मुलतवी, फिर मतलब मुलतवी से मुराद इल्तवा करने लगे, और वो इजलास नहीं बुलाया, उस टाइम तक नहीं बुलाया, मैक्सिमम टाइम तक भी नहीं बुलाया, फिर 25 को। तो अब उसके बाद फिर ये शुनीद है कि जी मंडे को फिर हो सकता है कि जो गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये इस तरह की कोई शरारत करें। तो बात ये है, अगर उनके पास नहीं है तो आप उनको जो वो एक्सपोज करें, उनको बेनकाब करें। अगर उनके पास नहीं है तो आप क्यों टाइम गेन कर रहे हैं? आपको फिर मिन्नत तरला, किसी के गिरटे गोडे, कभी चौधरियों के, कभी बड़े घर के, कभी MKM के, कभी कहाँ। तो क्या, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि करप्शन के स्कैंडल्स इतने ज़्यादा हैं कि इनको पता है कि उसके बाद हमने टिक नहीं पाना, इधर हमने टिकना नहीं है, फिर उसके बाद हम पता नहीं क्या सूरत हाल हो जाएगी। जो मैं आपको बता रहा हूँ आज, ये आप मेरे अल्फाज याद रखिए। इमरान खान साहब कल जाएं या साल बाद जाएं या 2 दिन बाद जाएं, जब भी हर 2 घंटे के बाद एक करप्शन का स्कैंडल आएगा, लोग पूरे रीजन की करप्शन भूल जाएंगे। ये अगर ऐसा ना हो, आज ये क्लिप सबूत के तौर पे रख लें, इतनी बड़ी करप्शन हुई है मुबैना तौर पे। अच्छा, कुछ अर्सा पहले द न्यूज़ में एक स्टोरी आई थी, नाम लिए बगैर उन्होंने खावर मानिका उनके बेटों की तरफ इशारा किया। बिल्कुल इसमें भी बताया गया था कि वो बहुत जी बिल्कुल, वो बहुत पावरफुल हैं, और वो नीली बार से, मतलब वो जो चंद अजला जो नीली बार में, पंजाब के नीली बार में आते, खावर मानिका साहब और गालिबन उनके बेटे हैं दूसरे इब्राहिम मानिका, वो नाम लिए बगैर उन्होंने सब कुछ ही बता दिया, सिर्फ नाम नहीं लिया, और सबको पता चल गया कि ये जो 3-4 अजला हैं, इन अजला में उनकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता। कमिश्नर, DSP, SP, DPO, डिप्टी कमिश्नर, सारे बाकी लोग जितने भी डिपार्टमेंट्स के, उनकी मर्ज़ी के बगैर इधर उधर नहीं होते। जिनको वो ना चाहें 2 मिनट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हालांकि उसी में लिखा स्टोरी में कि भाई बात ये है कि कुछ लोग तो ऐसे थे कि उनसे नाराज़ हुए और वहाँ से वज़ीर आला हाउस से कहा गया कि जाओ आप माफ़ी मांगो। वो आपको याद होगा एक रिजवान गोंदल साहब वाली स्टोरी भी, जो DPO पाकपतन थे, ठीक है ना, उन बेचारे को भी वो बुलाया गया और जमील गुजर उनको धमकाता रहा। उस वक्त बाबा रहमता था, तो बहरहाल वो सोशल मीडिया का प्रेशर आया, तो फिर उसके बाद तो इसी तरीके से कमिश्नर साहब माफ़ी मांगने गए, उधर मत्था टेकने गए, उनको फिर भी माफ़ी नहीं मिली। तो इन्होंने तो मज़े किए हैं, इन्होंने तो मज़े लूटे हैं मुबैना तौर पे। इन्होंने तो पता नहीं, आपको पता है कि क्या क्या इनके ये क्या थे और क्या बन गए हैं। इनकी तो तकदीर बदल गई है, और मारे गए हैं अवाम जिनको आलू प्याज नहीं मिलते, और वो खान साहब कहते हैं कि मैं तो टमाटर और प्याज की कीमत कंट्रोल करने ही नहीं आया था। तो फिर आप माज़त के साथ इन लोगों को मज़े करवाने आए थे, मतलब क्या करने आए थे फिर आप? चलिए आ जाते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ। मोहित पीरज़ादा साहब को ट्वीट क्यों डिलीट करना पड़ा? हाँ, पहले तो मैं आपको ट्वीट सुना जी बिल्कुल, आप ट्वीट। ये सब कुछ मुन्ने के अब्बा कर रहे हैं, सारे ख़ानदान को पता है, सारा मोहल्ला जानता है, बस सिर्फ मुन्ने के अब्बा को नहीं पता कि सबको पता है। ये मुन्ने के अब्बा कौन है? मैं मुन्ने के मैं बता देता हूँ कि वो किसको कह रहे हैं। वो ज़ाहिर है कि वो कंट्रोल टावर के बड़े को कह रहे हैं, ठीक है ना, मुन्ने का अब्बा। और इससे भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा जानने की ये है कि मुन्ना किन को कह रहे हैं, ठीक है ना। वो ज़ाहिर है मुबैना तौर पे मुन्ना वो प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं। वो शायद हो सकता है कि उन्होंने तो ये किया ना कि सबको पता, उन्होंने तो एक इल्ज़ाम धर दिया ना बग़ैर किसी सबूत के, इल्ज़ाम धर दिया ना बग़ैर किसी सबूत के, जो कि इल्ज़ाम बबांग दोहल वज़ीर आज़म साहब ख़ुद भी नहीं लगा रहे।
और वो सहाफ़ियों, आज जो सहाफ़ियों से मुलाकात हुई उसके बाद मेरा ख्याल आपका अगला टॉपिक है, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि इदारों पर मेरा कोई इल्ज़ाम नहीं है और वो न्यूट्रल हैं। ठीक है, अच्छा अब बात ये है कि लेकिन मैं इस बारे में भी बाद औक़ात होता है ना, बंदा खुद नहीं कहता, खुद बड़ा पारसा बन जाता है, इधर उधर इशारा कर देता है कि जनाब आपने लगे रहना है, ये वही वाली बात है। ठीक है ना। तो खैर मुईद पीरज़ादा साहब ने भी मुने के अब एक बार वो कहा कि जी सबको पता है कि ये वही करवा रहे हैं, वो उन्होंने कहा है हम न्यूट्रल हैं, और बार बार प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल क्यों हैं। ठीक है ना। और हर बंदा उनका कह रहा है कि जनाब हम गैर जानबदार हैं, हम न्यूट्रल हैं। और फिर जनाब मुईद पीरज़ादा साहब ने उन्हीं पे इल्ज़ाम ठोक दिया कि जी ये सबको पता है कि मुन्ने का अब्बा करवा रहा है, पूरे ख़ानदान को पता है, अलबत्ता मुन्ने के अब्बे को नहीं पता कि इन सबको पता है। ठीक है ना। अब आप चालाकी से जो है ना किस तरीके से आपने इल्ज़ाम धर दिया इदारे, और फिर अगर आप में हिम्मत थी और आप में इतनी वही वाली बात है जैसे कहते हैं कि तप्पड़ थी, तो आप ट्वीट को डिलीट ना करते। कल ट्वीट किया और आज वो डिलीट हो गया, तो फिर आप हिम्मत करते ना। फिर आप या तो बताएं कि वो जैसे अरशद शरीफ साहब ने भी साथ अपना हिस्सा डाला और उन्होंने कहा कि ये मुन्ने के अब्बे वाला ट्वीट किसके कहने पे आपने डिलीट किया, तो उसके बाद तो बताने की भी जरूरत नहीं है कि मैंने किसके कहने पे डिलीट किया। तो ये बातें मेरा ख्याल है, अब बात ये है कि किसी पे इल्ज़ाम धरने से पहले आपके पास सबूत होना चाहिए कि जी वो करवा रहे हैं, और अगर सबूत नहीं है तो फिर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और अगर ये आप इस पे मरे जा रहे हैं, मैंने बात की थी, मैंने कुछ ज़िम्मेदारान से बात की थी, वहाँ से ये है कि जी अगर ये चाहते हैं कि हम फलां का बाजू मरोड़ के इनके कदमों में डाल दें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि कोई कह दें कि जनाब फलां का बाजू मरोड़ के इनके कदमों में डाल दें और इसी तरह से इनके लिए फैसिलिटेट कर दें हम सारी चीज़ों को, वो नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो अब बात यह है कि जब एक बंदा बिल्कुल ही या एक इदारा बिल्कुल न्यूट्रल हो गया है, तो फिर उसके बाद क्या रह जाती है, फिर आप बार बार उनको घसीटना चाह रहे हैं और फिर इल्ज़ाम लगाना चाह रहे हैं कि वही कर रहे हैं। तो भाई ये तो बड़ी अजीब सी। मुईद पीरज़ादा साहब वही है ना जिन पर इल्ज़ाम था कि वो अपने बीमार वालिद का खैर वो एक पर्सनल है, लेकिन उसमें ये हकीकत है कि अल्लाह बख्शे उनके वालिद साहब फौत हो गए। वो गालिबन यूएई में, दुबई में ऐसा हुआ था। वो जब हॉस्पिटलाइज थे और वो जो है ना मतलब बीमार थे, और वो उस वक़्त कहते हैं कि वो बिल्कुल ही बेहोश थे। अच्छा, ये फिर कोई जायदाद के कागज़ों पे उन पे अंगूठे लगा रहे थे और वो फिर जो है ना पकड़े गए, क्योंकि कैमरे लगे हुए थे हॉस्पिटल्स में और वहाँ उनके कवानीन बड़े सख्त हैं। उन्होंने पकड़ लिया खैर से माशाल्लाह। और फिर अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं कि ज़राए बताते हैं कि इनकी जान भी फिर जो है ना मुक़्तदार हलकों ने छुड़वाई थी। ठीक है ना। वही कंट्रोल टावर ने इनकी जान छुड़वाई थी। और फिर उसके बाद जनाब आप अंदाज़ा कीजिए। खैर आगे चलें, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अपनी तीसरी न्यूज़ पर खान साहब की आज सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात के नतीजे में इस्तीफे की बात सामने आ रही है। हाँ, क्या वाकई खान साहब इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं? आपको बताता हूँ कि मैंने कुछ ज़राए से भी बात की, बल्कि आपके सामने ही कि जब हम गाड़ी में थे तो कुछ ज़राए से भी बात की जी। अब बात ये है कि मैं आपको बताऊं कि भाई हमें नहीं पता, जो सहाफ़ी गए हैं कुछ से मेरी बात भी हुई तो हमें नहीं पता, लेकिन जो मसलन आज इससे पहले भी मैंने एक वीडियो की, इमरान रियाज साहब हैं, वो बड़ा खुल के सपोर्ट करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी। बार बार वो ट्वीट भी इनके हक़ में हर तीसरे मिनट में उनका आ रहा है। पता नहीं अब ये बाद में पता चलेगा कि उनका ट्विटर अकाउंट भी कोई और इस्तेमाल कर रहा है, वही कुछ लोगों का जिनका सामने आया था, और या फिर पता नहीं वो भी उनके अपने हाथ है या कोई और इस्तेमाल कर रहा है, या तहरीरें किसी और की हैं और वो कर रहे हैं। तो खैर इस तरह के वाक़यात होते हैं। मुबैना तौर पर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास इस तरह का अभी सबूत कोई नहीं है, लेकिन तो उनका एक ट्वीट आया कि जी वज़ीर आज़म साहब से मेरी मुलाकात हुई और अपनी असेसमेंट दे रहे थे, या असेसमेंट तो क्या, असेसमेंट तो वो देता है ना कि जो सुनी सुनाई बात, वो तो मुलाकात में मौजूद थे। वो उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म साहब ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो अब ये बहुत बड़ी बात थी भाई, वज़ीर आज़म साहब ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब है रिज़ाइन करने के लिए तैयार हैं। अब तो ओहदा छोड़ने से क्या मुराद है, रिज़ाइन करना है, क्योंकि अब वो असम्बली तो तोड़ नहीं सकते, अब तो अदम एतमाद आ गई है। और साथ लेकिन वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कोई इस तरह के वो था, हाँ ठीक होंगे, ब्लैकमेल नहीं होंगे या कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे या वो कोई सौदाबाजी नहीं करेंगे, जिस तरीके से भी उन्होंने लिखा। तो मैं हैरान था कि वो कौन सी सौदाबाजी पर, कौन सा कंप्रोमाइज़, उनसे मांग कौन रहा है, या अब उनके पास रह क्या गया है
देने को, या क्या सूरत हाल है, वो क्या कर सकते हैं ऐसी कोई वो बात। तो उसके बाद कुछ और लोगों से भी यही बात हुई, तो ये एक तासुर वो हुआ। हमने कल वाली वीडियो में बताया था कि ये जो बनी गाला में मुलाकात हुई थी, इसमें भी बताया गया, हमारे ज़राए ने कहा कि जी 27 वाला जलसा करने दे, मैं रिज़ाइन कर दूंगा, ठीक है ना, ये कहा गया। और अब वही बातें सारी आ रही हैं सामने, और वही सूरत हाल तमाम जितने भी सहाफ़ी गए उनमें से जिन्होंने लिखा ट्विटर पे और जिनसे कोई बात की, तो ये बात हुई है कि जी वज़ीर-ए-आज़म साहब माइंड बना चुके हैं इस्तीफ़ा देने का। अब मुझे नहीं पता कि ये सहाफ़ियों को फिर गलत बताया गया या सहाफ़ियों ने वहाँ से क्या अखज़ किया, और ख़ास तौर पे इमरान रियाज साहब जो कि प्रो PTI हैं, उनका ये लिखना कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ। तो अब देखें कि क्या होता है। अच्छा, आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ, आगे वो मंडे तक मुलतवी तो हो गया, लेकिन अपोजिशन के 3 लोग आज गैर हाजिर थे। ये कौन लोग थे? हाँ, मेरे पास नाम है, एक लिस्ट है जो ये ग़ालिबन ख्वाजा आसिफ साहब ने भी वो नंबर शेयर किए थे। अच्छा, इसमें PMLN के, हाँ सही बात है, 84 में से 84 सारे के सारे 100% अटेंडेंस थी, और पीपल्स पार्टी के 56 में से 55 प्रेजेंट थे, ठीक है। MMA के 15 में से 14, ठीक है। ANP के सारे एक ही था, हाँ, एक और ही, वो प्रेजेंट था। BNP के 4 में से 4 थे, और इंडिपेंडेंट 2 में से 1। तो टोटल इनके 162 आने थे, जबकि इनके 159 हैं। अच्छा, जो 3 नाम है इसमें जाम अब्दुल करीम बिजार पीपल्स पार्टी के हैं, अली वजीर इंडिपेंडेंट हैं, हाँ, ये आज नहीं थे, और चित्राली हाँ MMA के। अच्छा, अब पहले तो ये है ना कि ये हम देखें कि अख्तर मिंगल साहब के भी पूरे के पूरे आए हैं, नूर लीग के पूरे, पीपल्स पार्टी का एक कम आया। ये वो अब्दुल करीम बिजार साहब जो है ना, ये वही वाले हैं जो जान जोखियों के केस में इन पर मुकदमा हुआ। अच्छा, अब वो बाहर थे, ठीक है ना, पाकिस्तान से बाहर थे, उनको वापस बुला लिया गया है, और उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल भी ले ली है सिंध हाई कोर्ट से 10 दिन की। और जो प्रोटेक्टिव बेल होती है ना, मतलब जिसको बेल बिफोर अरेस्ट कहते हैं, वो कोर्ट को तो फेस करेंगे। जो प्रोटेक्टिव बेल होती है वो आमतौर पे आपको पता है कि मिल जाती है, और भी एक्यूज को मिल, जब मेरा लॉ का बैकग्राउंड है, अब वो एक्सटेंड भी हो जाती है, क्योंकि प्रोटेक्टिव बेल से मुराद है कि आप शामिल तफ्तीश होंगे, तो 1-2 दफ़ा एक्सटेंड हो जाती है। तो वो तो तब तक तो उनको प्रोटेक्टिव बेल मिली हुई है कि जब तक ये तकरीबन प्रोसेस जो है ना अदम एतमाद वाला कहीं ना कहीं कोई सूरत हाल नहीं हो जाती। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, उससे ऑनवर्ड ये सूरत हाल क्या है। उसके बाद वो चित्राली साहब हैं, वो असल में MMA के तो हैं, लेकिन वो मौलाना साहब की पार्टी के नहीं हैं, वो जमात इस्लामी की हैं। अब जमात इस्लामी ने शायद हो सकता है अभी तक कोई फैसला ना किया हो, जमात इस्लामी एब्सटेन करे, न्यूट्रल रहे, जो भी है सूरत हाल। वो मौलाना साहब के 14 के 14 सारे आए हैं, ठीक है ना। एक जो इंडिपेंडेंट है अली वजीर साहब, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हो सकता है कल परसों उनकी भी बेल हो जाए। अब वो भी देखना ये है कि अगर जहाँ पर न्यूट्रल हैं, कंट्रोल टावर भी न्यूट्रल है, तो फिर उनकी बेल हो जानी चाहिए, अली वजीर साहब की भी, उनकी भी। उन पर भी एक तकरीर के सिलसिले में कोई कंट्रोल टावर के अगेंस्ट उन्होंने बोला था, तो उस पर वो उनको वहाँ पाबंद सलासल हैं। अगर वो भी वो हो जाते हैं तो वो 160 हो जाएंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी के प्रोटेक्टिव बेल उनकी हो गई तो वो 161 हो जाएंगे, तो 161 तो ये हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो 200 के करीब हैं, तो इसका मतलब कि बंदे तो हैं ना उनके पास। और फिर अगर ये होता है कि इत्तेहादी भी वो कर लेते हैं उसी तरीके से, तो फिर क्योंकि इत्तेहादी ना अभी तक पता नहीं क्या सूरत हाल उन्होंने की, और इत्तेहादी सही करके ब्लैकमेल कर रहे हैं दोनों साइडों को। मैंने PTI के लोगों से बात की, तो आप यकीन कीजिए, माफ़ कीजिएगा मैं नाम नहीं बता रहा, लेकिन वो गंदी गालियां दे रहे थे क्यू लीग को, PTI वाले, PTI के दोस्त, और खैर उसमें कोई इतनी बईद नहीं है, क्योंकि वो उनके लोग जो प्रोग्राम भी कर रहे हैं ना, जो ट्वीट कर रहे हैं या जो प्रोग्राम कर रहे हैं, वो भी उन पे बरस रहे हैं कि जी ये सबसे बड़े ब्लैकमेलर हैं। और वो गंदी गालियां दे रहे थे कि यार सारा 3.5 साल इन्होंने मज़े भी किए, हमें ब्लैकमेल भी किया, अब जब टाइम आया तो आप हमारा
हमारा साथ भी नहीं दे रहे। सेम चीज़ वही सूरत हाल है कि अपोजिशन अब जहाँ तक है ना, अगर कोई कहे कि जी 60% उनका रुझान अपोजिशन की तरफ हो, 40, मैं कहता हूँ 70% अपोजिशन की तरफ है, तो अब वो अनाउंस क्या करते हैं? क्या ये अनाउंस करने में देर कोई पॉलिसी है या क्या सूरत हाल है, या किसी चीज़ का वो इशारा के मुंतज़िर हैं, या मिसाल के तौर पे वो इस तरीके, जैसे एक मैं आपको बताता हूँ कि एक बात सामने आई थी कि कहीं कोई ऐसा ना हो, कोई तासुर नहीं ये देना चाहता कि जी आप बिल्कुल अपनी फ्री विल के साथ वो करें, क्योंकि फिर वही तासुर ना जाए जैसे मुईद पीरजादा साहब ने कहा कि सारा मुन्ने का अब्बा करवा रहा है। ठीक हो गया ना? अब आप अंदाज़ा कीजिए कि उन्होंने जो है ना, मेरी दानिश के मुताबिक, या कोई भी बंदा इसको समझ सकता है कि आप प्राइम मिनिस्टर का अब्बा कह दिया उनको। ठीक हो गया ना? तो अब ये मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर की भी तौहीन कर दी और ख़ुद भी जो है ना, मतलब वो सारे तरीके से। खैर, तो अब देखें कोई इत्तेहादी अगर कर जाते हैं तो फिर वो क्या होगा, फिर उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। पिछले कई दिनों से हम हुकूमत की तरफ से सुन रहे हैं कि अपोजिशन के 37 लोग हमारे साथ हैं। हाँ, तो अगर बिल्कुल 37 लोग आपके साथ थे तो वो आज किधर थे? मेरा ख्याल है ये वही वाली भड़कें हैं और वही वाली शुरलियाँ हैं। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब को पनामा खेलते खेलते इकामा पर नाअहल कर दिया गया ना, तो हर दूसरे रोज़ शेख रशीद साहब शुरली छोड़ने आ जाते थे, कहते नून लीग के 40 बंदे तो मेरी जेब में हैं, और यूँ साइड वाली जेब की तरफ इशारा करते थे। ठीक है ना? वो कहते 40 लोग तो मेरी जेब में हैं। वो 40 तो छोड़ें, कोई 4 भी नहीं टूटे नवाज शरीफ से। आज इसी वजह से मरीम नवाज साहबा तो कह रही हैं ना, बार बार बाकी लोग भी उनके कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब की पार्टी के, कि नवाज शरीफ साहब तो ज़ेर अताब थे, नवाज शरीफ साहब तो जेल में थे, उनकी बेटी भी जेल में थी, लेकिन फिर भी एक बंदा उनको छोड़ के नहीं गया। भाई मुश्किल वक्त में लोग छोड़ते हैं ना, आज तो कौन अब लेकिन अब मसला ये है कि खान साहब तो अभी साहिब इक़्तिदार हैं, खान साहब तो कुर्सी पे बैठे हैं, अभी भी गेम इस तरह से कि इधर होती है या उधर होती है लोगों को, फिर भी सारे के सारे अपने छोड़ के जा रहे हैं, वजीरों तक इधर उधर बात कर रहे हैं। अब बहुत सारी बातें हैं अब इसमें, तो किधर है वो 37 जिनका जिक्र हो रहा था? आज तो सारे के सारे नून के 84 के 84 उधर ही बैठे थे, पीपल्स पार्टी के भी तकरीबन सारे ही बैठे थे, वो अपोजिशन के तो नंबर पूरे थे, तो वहाँ पे अपोजिशन के नंबर, अलबत्ता हुकूमत के नंबर तकरीबन को 50-60 लोग नहीं थे। भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि हुकूमत को तो लाने ही नहीं है। ठीक है, हुकूमत को अगर नहीं लाने, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है हुकूमत ले आती ना, अपने बेंचेस पे बिठाती। आज आप यकीन करें एक कपकपी तारी हो जाती, हुकूमत ले आती, अपने बेंचेस पे बिठाती और वैसे ही उनको खड़ा करके गिनती कराती कि जनाब 1 2 3 172, ये लो भी अपोजिशन वाले 172। अब आप जब कहते हैं हम गिनती करवाने के लिए तैयार हैं, हम वो तहरीक आज पेश करनी है तो आज पेश कर दें, हमारे 172 पूरे हैं, आप अपने 172 अब पूरे कर लें। उसके बाद पता चलता ना कि जनाब ये हुई ना बात, ये ज़बरदस्त बात हुई कि आपने 172 पूरे कर दिए। ये क्या बात है? आप अगर लाना चाहें भी सही तो अब आपके पास नहीं है। अब 60 कितने इत्तेहादी वैसे नहीं आए मेरा ख्याल है, और बाकी भी जो है ना आपको पता है वो कौन सी वाली सूरत हाल है, उनके अपने कोई नहीं आए, तो आपके अपने नहीं पूरे, आप तो अपोजिशन के 137 मिला रहे थे। भाई बात ये है, ये बड़े सियाने लोग होते हैं। मैं आखिरी बात करके इसको ख़त्म करूँगा। आप क्या कहते हैं ना, किसी ये कह रहे हैं कि जनाब फ़लाँ ने 20 करोड़ दिए, इस पर इल्ज़ाम है कि उसने 18 लिए, उसने फ़लाँ लिए, तो सबूत तो है कोई नहीं इनके पास, एवं इन्होंने ठोक दिया किसी पे इल्ज़ाम। तो इल्ज़ाम लगाना एवं तो वैसे ही आपको पता है अखलाकी तौर पे, शरई तौर पे बहुत बुरी बात है, अच्छा बग़ैर सबूत के। लेकिन अब आप बात ये है कि एक जो सियासी लोग होते हैं ना, आप उनको भले मैं ये नहीं कहता कि कोई पैसे नहीं लेते या कोई ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होती, ये भी फतवा देना, कोई सियासी फतवा देना इस तरह से मैं नहीं वो कर रहा, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, उनको पैसों से ज़्यादा अगर आप किसी MNA को आप दे दें पैसे, उनसे कहें कि आपके पास 1 अरब रुपया है, अब आप अगले 15 साल तक आप सियासत ना करें, इज़ इट पॉसिबल? नहीं। सियासतदान सियासत के बगैर नहीं रह सकता, उसकी एक अपनी मजबूरी है, एक अपनी सूरत हाल है। 1 अरब तो ताजिर के पास भी है,
1 अरब ट्रेडर्स के पास भी है, कई और लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेट हैं जिनके पास अरबों होंगे, कोई इस तरह से करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, उनके पास अरबों होंगे। ये बाबा अपना पिज़्ज़ा जॉन्स का जो है ना, वो कौन सा वाला पापा जॉन्स पिज़्ज़ा वाले ने भी वो खैर से अरबों का कारोबार किया, और भी कितने लोग हैं, मैं किसी का नाम न लूँ अगर बिलफर्ज तो आपको समझ लें। लेकिन सियासतदान जो होता है ना, वो सियासत में इसी तरह से रहता है जैसे मछली पानी में रहती है। तो वो उसको पता होता है कि यार हमारी सियासत आगे मुस्तकबिल में किसके साथ है। पीटीआई का अपना टिकट कोई नहीं लेना चाहता, अपने लोग वो कहते हैं जनाब या तो हमें नून का मिले या पीपी का मिले या किसी और का मिले, मौलाना साहब का मिले। जब इनका नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि हम काफ लीग का लेने के लिए तैयार हैं, पीटीआई का लेने के लिए तैयार नहीं। अब उसके बाद भी 37 इनके पास आएंगे, और खुदा का खौफ करें यार। लेकिन अब ये वो इनको मिले हुए हैं शहबाज गाली, इनको मिले हुए हैं जनाब वो क्या नाम है फैसल जावेद साहब, इनको मिले हुए फवाद चौधरी साहब, इनको हमाद अजहर साहब। ये बार बार आके कोई ना कोई नई शुरली रोज़ाना छोड़ देते हैं। अब वो कार्ड वाली है, ओ भाई कार्ड कोई ज़रूरी है 27 को खेलना है? पहले ही खेल लो, वज़ीर आज़म खेल सकता है कार्ड, अपना कार्ड प्ले करे या कार्ड खेले या जो कुछ भी है। जिस पे भी अल्लाह माफ़ करे को सियासी ड्रोन गिराना है, उसी तरह से नवाज जिस तरह से वो शेख रशीद साहब कह रहे हैं तो करो, इस तरह से हिम्मत है तो करो, और अगर इस तरह का कोई गड़बड़ हो गई तो फिर भुगतो भी सही उसको। तो ये सूरत हाल है। आप देखें आज के प्रोग्राम में इतना ही। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।